नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं नीरज। आज हमने सोचा कि एक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे फंड के बारे में बातचीत की जाए जो पूरे मार्केट को समझते हुए उसमें पैसे लगा रहा हो। तो हम आज बातचीत करेंगे डीएसपी मल्टी कैप फंड के बारे में। तो मल्टी कैप नाम से आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि पूरा मार्केट ही उनके लिए होता है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट का टेक्सचर है उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। एक तरफ बड़ी तेज़ी चल रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स लाइंड अप हैं ग्लोबली जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एक मल्टी कैप स्ट्रेटजी बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है क्या इस वक्त? क्योंकि आप हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे मिड कैप बहुत महंगे हैं, स्मॉल कैप बहुत महंगे हैं, सेक्टोरल चर्निंग बहुत हो रही है। तो ऐसे में एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके और कोई एक बेहतर व्यक्ति इसको मैनेज करे। तो चिराग दागली जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस फंड को बहुत समय से मैनेज करें। ये तो नया फंड है, लेकिन और बहुत सारे फंड कर रहे हैं और इस फंड ने अपने इंसेप्शन से अब तक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चिराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो चिराग जी, हम लोग पहले मल्टी कैप में डीप डाइव करें, उससे पहले थोड़ा मार्केट में डाइव करना चाहिए, है ना? क्योंकि जहाँ पे जिस पूल में आप लोग खेलते हैं, पहले उस पूल का अंदाज़ा लगा लें। तो आपको इस वक्त कैसा लग रहा है मार्केट? देखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खूब है। मार्केट ने बहुत अच्छा किया है। मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट क्या रहा है, पिछले 18 महीने में बहुत पैसा बना है। एसएमईज ने स्मॉल कैप से अच्छा किया है, मिड कैप्स से ज्यादा अच्छा स्मॉल कैप्स ने किया है और लार्ज कैप सबसे अंडर परफॉर्मर रहे हैं। तो ये मार्केट का कंस्ट्रक्ट है। इंडिया में बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली रही है, वेरी डिफरेंट देन जो हमने ग्लोबली देखे। जैसे यूएस में अगर आप देखें तो कुछ गिने चुने ऊपर की जो 7-8 टेक्नोलॉजी की कंपनीज है वही चली है। इंडिया में ऑन द अदर हैंड बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली रही है। ये जो टेक्सचर है मार्केट का, ये मुझे लगता है ये रहेगा। क्या इतने ही रिटर्न जितने पिछले सालों में, पिछले 1 साल में या 18 महीने में बने हैं, क्या वही एक्सपेक्ट करनी चाहिए फ्यूचर में? ये शायद गलत एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन क्या हम बुल मार्केट में है? आंसर बहुत क्लियरली यस, वी आर इन अ बुल मार्केट। हो सकता है मार्केट कुछ समय के लिए ना चले, फ्लैट रहे, उसमें कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। पिछले 12-18 महीने में बहुत पैसा बना है। थोड़ा सा एक नॉर्मलाइजेशन जोन हो सकता है मार्केट में, लेकिन क्या उससे डज इट चेंज कि हमारा जो स्ट्रक्चरल व्यू है इंडिया पे, भारत पे, वो चेंज नहीं होता है। वो कंटिन्यू टू रिमेन वेरी पॉजिटिव ओवर देयर। वो वाला व्यू सामने आ रहा है वेरी क्लियरली। जो हमें ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज दिख रही है अक्रॉस द बोर्ड। इट्स जस्ट कि आपको ज्यादा डिग डीपर करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। वही एक हमारी चैलेंज है। बाकी अदरवाइज आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खूब है। चिराग, मुझे चूंकि हम लोग जो इस वक्त मार्केट में रोज बातचीत करते हैं बहुत सारे लोगों से, तो दो तरह के व्यू निकल के आते हैं। एक, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रक्चरल बुल रन है, इस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कोई डिबेट नहीं है। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट उस जगह पहुंच गया जहां उस पर एक ठीक ठाक करेक्शन रिक्वायर्ड है। मीन वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो 2008 में जब पीक बना था उससे भी ज़्यादा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में सवाल खड़े होते हैं। मैं सिंपली समझ जाता हूँ जब आप ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल बुल रन है, इस पर डिबेट नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है। तो 2-3 क्या सिम्टम्स होते हैं जो इस धारणा को मजबूत करते हैं कि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चरल बड़ा बुल रन है? छोटे करेक्शन तो आते रहेंगे, आने भी चाहिए उसमें। देखिए, एक तो ये जो ब्रॉड बेस्ड रैली रही है, ये बहुत बड़ा साइन है किसी भी अच्छे हेल्दी बुल रन का, कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा किया है। जैसे आप पिछले हिस्टोरिक बबल्स देखेंगे तो कुछ एक सिलेक्ट पॉकेट से जो बहुत ज्यादा अच्छे चले, बाकी सारों ने कुछ किया ही नहीं है। आज के दिन वो सिनेरियो नहीं है। आज के दिन द मार्केट इज वेरी वेरी ब्रॉड बेस्ड, द रैली इज वेरी वेरी ब्रॉड बेस्ड। सो ये एक बहुत डिफरेंट वर्सेस द पास्ट वाली एंगल है। और मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं, जो रिफॉर्म्स हम देख रहे हैं,
जो अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर है कि आप अपने खुद के लाइफ में ही देख लीजिए, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले और आज अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप हर जगह थोड़ा थोड़ा बदलाव, थोड़ा थोड़ा चेंज देखेंगे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, कंजम्पशन पैटर्न्स में देख लीजिए, सर्विसेज अवेलेबल में देख लीजिए, हर जगह आपको वो बदलाव, वो चेंज दिखेगा। और इंटेंट जो है कि यहाँ से हमें और बेहतर करना है, वो इंटेंट आपको हर बिजनेस में, वी मीट अ लॉट ऑफ कंपनीज, सभी कंपनीज में हमें दिख रहा है कि वो चेंज हमें यहाँ से और बेटर करना है, वो चेंज हमें दिख रहा है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनीज भी आज जहां पर है वहां से और बेटर करना चाह रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने में किसी को डर नहीं है, पीपल आर इन्वेस्टिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है। एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहा है इंडिया में, लेकिन डोमेस्टिक्स ने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ है ओवर द लास्ट 12-18 मंथ्स। लेकिन उसमें एक सिर्फ डेटा पॉइंट शेयर करता हूं कि अगर आप एमएससीआई इंडिया में, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो ये प्री कोविड हम 10% के आसपास थे। मतलब इमर्जिंग मार्केट की जो एमएससीआई की इंडेक्स है उसमें इंडिया की कंट्रीब्यूशन 10% थी, आज वो बढ़कर 20 हो गई। वही अगर आप चाइना देखें तो चाइना लगभग 34-35% के आसपास थी, वो आज कम होके 25 हो गई। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन इमर्जिंग वर्ल्ड में बढ़ा है, राइट? और इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। एफआईआईज ने अभी तक पार्टिसिपेट इतना ज्यादा नहीं किया जितना हमें लगता है करना चाहिए था। सो दैट्स द ओनली, मतलब यही एक सोर पॉइंट है इन सम सेंस बुल आर्ग्यूमेंट। अदरवाइज आई थिंक बाय एंड लार्ज ये तेजी का माहौल मुझे लगता है रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग एक थॉट शेयर करता हूँ। मान लीजिए 2 साल पहले अगर आप रशिया के वॉर से पहले अगर आप और मैं बात करते और मैं आपसे कहता कि रशिया में वॉर होगा, राइट? और क्रूड रशिया तो पूरी दुनिया में गैस और क्रूड बेचता है, तो आपकी फर्स्ट इंट्यूशन क्या होती? आपकी फर्स्ट इंट्यूशन होती कि यार मार्केट थोड़ा वीक हो जाएगा क्योंकि इंडिया तो इंपोर्टर है ऑयल का, राइट? क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें तकलीफ हो जाएगी, हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर अगर मैं उसमें और कहता कि नहीं, उसके 1 साल बाद इसराइल में एक और लड़ाई होगी, आप कहते अरे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस, इससे तो ऑयल और ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा और इंडिया और ज्यादा तकलीफ में होगा एज एन इकोनॉमी। ये दोनों चीजें हुई है और वी आर वेयर वी आर, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट ये सारी चीजें देख करके इसके बाहर जा रहा है। कई सारी इन एडवर्सिटीज में इंडिया ने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी देखी है और इन एडवर्सिटीज को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, और इन दैट सेंस आई थिंक इंडिया ने काफी ठीक किया। नहीं, ये बड़ी सही बात कही आपने कि फाइनेंशियलाइजेशन हुआ काफ़ी कुछ, और अब दुनिया उस तरह की नहीं रहेगी जैसे पहले थी कि खाड़ी में अगर एक हल्की सी चीज़ हो जाए तो क्रूड भाग जाता था। अभी रादर क्रूड उल्टा है। ठीक है, उसमें चाइना की डिमांड का एक इनपुट है कि कम है तो इस वजह से भी है, लेकिन अब हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है। बदल रही दुनिया तो उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। और ये वाली थ्योरी भी कि रिटेल के दम पर ये मार्केट इस बार चला है, बहुत पैसे रिटेलर्स ने लगाए जबकि एफआईआई बेच रहे थे। तो अब इसको कोई ये कह सकता है कि लिक्विडिटी के दम पे चल रहा है, कोई ये कह सकता है कि नहीं अब भारतीय मार्केट मैच्योर हो रहे हैं और वो ऐसे बड़े शॉकर्स के लिए तैयार है क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एक बहुत यूनिक पोजीशन है मार्केट की बुल रन के लिए या बुल स्ट्रक्चर के लिए। अब आते हैं फंड पे। आपके 6 महीने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया आपने, आगे कैसा रहने वाला है? सबसे टफ क्वेश्चन पहले ही पूछ लेता हूँ मैं क्योंकि मार्केट ऐसा है ना। सो एज ऑफ नाउ देखिए, मल्टी कैप जो फॉर्मेट है ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपका मैंडेट जो है वो CNX 500 को, आपका यूनिवर्स CNX 500 है, लेकिन कंपल्सरीली आपको 25% इन ईच ऑफ द कैटेगरी स्मॉल, मिड एंड लार्ज में मिनिमम 25% डालना ही है। तो वो कंपल्शन की वजह से क्या होता है कि आपको मार्केट्स के सारे सेक्शंस में रहना है, राइट? और मैंडेट बड़ा ब्रॉड है कि 500 स्टॉक्स है, उनमें से हमें कुछ चूज करना है।
और उससे नीचे भी जा सकते हैं, और है हमारे पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स जो सीनेक्स 500 के भी नीचे वाले स्टॉक्स है। तो मैंडेट बहुत ब्रॉड है, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ ढूंढने की, इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड बाय हम कितनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। नाउ एक बहुत, जैसे मैंने शुरू से कहा कि जो हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है पिछले 12-18 महीने में, माहौल बहुत अच्छा रहा है। ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन दे, थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन भी दे उस माहौल में, लेकिन वो किस चीज से होगा ये क्लैरिटी आज के दिन नहीं है। विल इट, क्या ये करेंसी मार्केट से आएगी मंदी, क्या ये डेट मार्केट से आएगी? पिछला जीएफसी डेट मार्केट से आया था, जीएफसी क्राइसिस जो 2008 में आई थी, 2012-13 में जो एनबीएफसी क्राइसिस थी वहां से आए, थोड़ी सी मंदी आई थी। इस बार ये मंदी कहां से आएगी ये हमें क्लैरिटी नहीं है, अगर आएगी तो। बट उससे क्या डर के रहना चाहिए ये सवाल है, राइट? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट करेक्शन थोड़ा बहुत हो जाए, टाइम करेक्शन हो जाए, लेकिन इस मार्केट में, जैसे किसी हमारे कलीग ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया कि इस मार्केट में करेक्शन की राह देखते देखते लोगों ने ज्यादा पैसा तोड़ा है वर्सेस बिल्कुल सही बात है। तो ये मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को अपने एलोकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर ठीक है तो मोटा मोटा आई थिंक ओवर टाइम आपका रिटर्न बन ही जाता है, नीरज। नहीं, किसी आपके कलीग ने जो बात की वो बहुत बड़े किसी राइटर ने भी कही है कि वो लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं जो करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि जब होगा तो मैं एंटर करूंगा, रादर कि आप इन्वेस्टेड हैं और करेक्शन को झेल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंतजार करने के चक्कर में भी आप पैसे नहीं बना पाते। मार्केट में इन्वेस्टेड रहने में ही ज़्यादा फ़ायदा होता। तो नो डाउट कि अब इतना चला है तो मार्केट, तो आपने कहा आपका यूनिवर्स 500 या उसके बियॉन्ड भी हो सकता है। कितने स्टॉक आप एक साथ रखते हैं और क्या अब आपको लग रहा है कि चर्निंग की ज़रूरत है? देखिए, पोर्टफोलियो में आज के दिन 60 स्टॉक्स है, काफी इवनली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। अबाउट 27-28% लार्ज कैप में है, अबाउट 25% मिड कैप में है, और बैलेंस स्मॉल कैप में है। तो स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, वो चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन जहां पर आइडियाज आपके होंगी। तो ये बहुत क्लियरली आइडिया है कि अक्रॉस मल्टीपल जोन्स आपको मूव करना है डिपेंडिंग ऑन जहां पर मार्केट अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है पोर्टफोलियो के बारे में, करीब करीब 17-18% ऑफ द AUM जो हमारा है वो है CNX 500 में भी नहीं है वैसे वाले स्टॉक, ये उसके भी नीचे या फिर रिसेंटली IPO हुए होंगे वैसी वाली कंपनीज है जो CNX 500 के अंदर भी नहीं है। मतलब आई वांट यू टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट कि देश में जो 500 बड़ी कंपनियां ट्रेड हो रही है, हमारे वो ये 17-18 वैसे स्टॉक्स है जो उनके भी नीचे, राइट? तो ये आउट ऑफ द बेंचमार्क वाले वेट्स हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस है सही लेकिन अच्छे बिजनेसेस है। तो ये इंडिया में इसी तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि जहां पे रिलेटिवली अननोन, बेटर, गुड, लेस अंडरस्टूड बिजनेसेस है, और इंडिया में इस तरह की कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही। तो चिराग, फिर ये बताइए कि जो आपने एलोकेशन किया लार्ज कैप में, खास तौर पे उसमें लार्ज कैप में जो लार्जेस्ट कैप है वो अंडर परफॉर्मर है, पिछले 2-3 सालों से कुछ नहीं कर नहीं रहा है। तो मन कभी कभी दुखी नहीं होता, यार यही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है कुछ कर ही नहीं रहा है ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत आई थिंक प्राइवेट बैंक्स बाय एंड लार्ज अंडर परफॉर्म किए हैं। मुझे एक्चुअली वैल्यूएशन पे बड़ी सेफ्टी लगती है, और पोर्टफोलियो में सारा मिक्स होना चाहिए कि थोड़े अंडर परफॉर्मर्स भी रहे, थोड़े आउट परफॉर्मर्स भी रहे, क्योंकि हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहना चाहिए। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहता है। वाइल हम स्कीम में एज इन्वेस्टर्स जनरली लोग हिस्टोरिक रिटर्न्स देख करके आते हैं, लेकिन मैं जब एज अ फंड मैनेजर स्टॉक्स में एलोकेट करता हूं तो मैं एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग हमेशा रहता हूं। तो थॉट प्रोसेस यही है कि लार्ज बैंक्स में अंडर परफॉर्मेंस आई है, लेकिन वैल्यूएशन आज आपकी फेवर में है, एंड राइटली सो। मतलब ऐसा नहीं है, मार्केट आज की रियलिटी को एडिक्वेटली फैक्टर कर रहा है, लेकिन क्या
3 महीने, 6 महीने, 12 महीने बाद ये बिजनेसेस ऐसे ही दिखेंगे, ये की सवाल है। और इसका जवाब अगर आप अलग मार्केट से अलग सोच रहे हो तो आई थिंक उसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी और वैल्यूएशंस क्लियरली आपके फेवर में है आज के दिन। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चिराग से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर है जहां पे उनकी अभी भी नजर है और कहां से वो दूर रहना पसंद करेंगे। So John,